गीत कविता के लोग बहुत ज़्यादा कॉपीराइट पर विश्वास नहीं करते और ये मान लेते हैं कि जिसने गाया ये उसी की हो गई, क्योंकि उसी का दर्द उसी की जुबान से वो व्यक्त हो जाता है। और वह कवि की सबसे बड़ी सार्थकता है कि हर किसी की आवाज़ वो बन जाए, क्योंकि बड़ा कठिन है। आज अपनी ही आवाज़ उठाना मुश्किल हो तो दूसरों की आवाज़ कैसे कोई कवि बन सकता है। तो वशिष्ठ जी की कविता में ये खूबी है। अभी बहुत सारी बातें कहते हुए बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया। मैं देख रहा हूँ जिनका नाम ले रहे हैं वही लोग सभागार में रुके हैं, बाकी सब उठते चले जा रहे हैं एक एक वक्ता के बोलने के बाद। तो ऐसे में बड़ा डर भी रहा हूँ कि मेरे बाद और कितने लोग उठ जाएंगे या कितने लोग और आने वाले हैं। पर उन्होंने कुछ नाम नहीं लिए और कहा कि जो मन में होता है वो कहा नहीं जाता। बात बिल्कुल सही है कि मन में जो होता है वो दूसरे लोग भापते रहते हैं, उस पर बहुत सारे गॉसिप करते हैं, लेकिन कभी न तो जान पाते हैं न कोई बताता है। और वो भी लिखते हैं कि ये मन का भेद सारा एक पल में खोल देती है, तुम्हारे होठ चुप रहते हैं तो आंखें बोल देती हैं। अब आप देखते हैं कि आपके गुरु जी हैं वशिष्ठ जी की आंखें कब कब क्या क्या बोलती है और आप लोग क्या सुनते हैं, लेकिन मैंने जब भी सुना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सादगी का सौंदर्य इस पुस्तक का शीर्षक है। पुस्तक आज विमोचित हुई है। आजकल सॉफ्ट कॉपी सुविधाजनक तरीके से मिल जाती है, लेकिन जितनी सुविधा से वो मिलती है उतनी ही असुविधा होती है उसको पढ़ने में। और हम लोग ये ठान के बैठे हैं कि हम सॉफ्ट कॉपी कम पढ़ेंगे, अन्यथा ये किताबें और इसकी जो खुशबू है वो हमारी जिंदगी से दूर होती जा रही है। तो हमने सोचा कि बोलना भी है तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो जितना संभव हो सका लगभग 250 पृष्ठों की यह जो पुस्तक आई है, और मैंने अनेक नामचीन समीक्षकों को पढ़ते हुए पाया कि कई मुद्दों पर जो इनके कवि व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है उसमें सभी सहमत हैं कि वशिष्ठ जी में एक गहरा असंतोष है। ये असंतोष उनके कवि व्यक्तित्व को निर्मित करता है, और यह असंतोष समाज से है, व्यवस्था से है, उससे कहीं ज्यादा अपने कर्तव्य से भी है, अपने दायित्व से भी है, यहाँ तक कि अपनी अभिव्यक्ति से भी है। और उन्होंने भी यह भी उद्धृत किया था, मैं उसको इसी रूप में देखता हूं कि अगर कहना बहुत हो तो बहुत सा छूट जाता है, मैं थोड़ा बोलता हूं और ज्यादा छूट जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि भावुकता में ऐसा हो जाता है। भावुकता को बहुत अच्छा आजकल नहीं माना जाता है, और कई बार भावुकता के सहारे लोग अपने बचाव का रास्ता भी तलाश लेते हैं। ऐसे दौर में वे पक्षधरता के कवि हैं और उनकी पक्षधरता बहुत सुस्पष्ट है। वे कोई लाग लपेट नहीं रखते और जिनका पक्ष जब जैसे लेना हो वे लेने की कोशिश करते हैं। एक चीज और, लोग से उनकी बड़ी गहरी संपृक्ति है। लोग के पास साधन बहुत उपलब्ध नहीं होते हैं तो बहुत सारे काम वो जुगत से करते हैं। तो एक कवि के रूप में वशिष्ठ भी बहुत सी चीजों की जुगत लगाने की कोशिश करते हैं। जुगत और जुगाड़ में बड़ा गहरा संबंध है। युक्ति लगाना, कैसे कोई एक बात बना ली जाए और उसके लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए। तो एकदम गवई ठेठ अंदाज में बातों को कहने और काम को करने का जो तरीका है कि जो गमगीन है उनको मैं उठाने की जुगत में हूं, जो गमगीन है उनको मैं उठाने की जुगत में हूं, नई एक वर्णमाला मैं बनाने की जुगत में हूं, जो सबकी पीठ पर चढ़कर बहुत ऊंचे उठे जाते। बड़ी अलग बात कही गई है। लोग ये तो कहते हैं कि लोग देखो कहां से कहां हो गए, क्या से क्या हो गए, किसने कहा कैसे जुगाड़ लगाया, किसने कहा कैसी पैरवी की, कौन किस दरबार में गया और वहां से क्या हासिल करके लौट आया। तो वो थोड़ा उससे अलग बात करते हैं। ये बात उनके संघर्षशील व्यक्तित्व और जुझारू मन को व्यक्त करती है कि जो सबकी पीठ पर चढ़कर बहुत ऊंचे उठे जाते, मैं धोबी पाठ से
उनको गिराने की जुगत में हूं। तो धोबी पाठ चलना ये कवियों का काम नहीं है, लेकिन एक कवि जब धोबी पाठ की बात करता है तो ये समझ में आता है कि कितना गहरा उसमें असंतोष है और ऐसे लोगों के प्रति कितनी घृणा की भावना है। और हमारी घृणा अगर स्पष्ट न हो तो हम दुनियादार आदमी बन के रह जाते हैं, और दुनियादार आदमी बहुत औसत आदमी ही रह पाता है। जहीर कुरैशी जी और मीनाक्षी दुबे ने संपादन किया है। जहीर जी अब इस दुनिया में नहीं है, मीनाक्षी जी यहाँ उपस्थित हैं। और जहीर ने ये बताया है कि हिंदी गजल में जो दुष्यंत और उनके बाद प्रतिरोध का जो स्वर रहा, ज्यादातर कवियों में वही दिखाई देता है। लेकिन ये उससे अलग, प्रतिरोध तो प्रमुख है ही, लेकिन उससे अलग स्वर भी वशिष्ठ जी के गजलों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वे कविता से नारे, पोस्टर, पैम्फलेट का काम नहीं लेते हैं। सत्ता और व्यवस्था की विद्रूपता और विसंगतियों को बहुत छुपाकर, कला के आवरण में छिपाकर अभिव्यक्त नहीं करते। यहाँ कहा गया है कि ये सादगी का सौंदर्य है। सादगी में सौंदर्य तो होता ही है, लेकिन मैं इसको उलट के कहना चाहता हूँ कि ये सौंदर्य की अपनी सादगी भी होती है। सौंदर्य का मतलब कड़क फड़क नहीं होता, उसकी अपनी सादगी होती है। गजल में तो अपने आप एक सौंदर्य होता ही है, लेकिन उस सौंदर्य को कितनी सादगी से बयां किया जाता है, वह वशिष्ठ जी की गजलों में, उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। किन्हीं काल मनस्थिति में लिखे उनके शेर, गजल, कविताएं, उनको पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है कि इन 4 दशकों की, 5 दशकों की जो उनकी यह कविता की यात्रा है, और 5 दशकों में भारत में, भारत की राजनीति में बहुत सारे अलग अलग मुकाम आए हैं, और उन मुकामों पे निश्चित ही कवि की चेतना में हलचल पैदा हुई होगी, और उसने ऐसी कई गजल पढ़े होंगे, लिखे होंगे। लेकिन आज उनको अगर शिद्दत से दोहरा दिया जाए तो खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। तो यह भी एक बड़ी बात है जो वशिष्ठ जी को एक बहुत जनपक्षधर शायर बनाती है। कुरैशी जी ने उनकी श्रृंगारिकता की चर्चा करते हुए एक उनकी गजल के अंश पेश किए हैं। मुझे बहुत भा गई, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी लोक मन का व्यक्ति हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब देशज, गवई और बिल्कुल हमारी जिंदगी से बहुत दूर होते जा रहे शब्द हमारी कविता में आ जाते हैं। कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है। गदोरी पर, अब कितने लोग हैं आजकल के हमारे जो बच्चे हैं जो गदोरी जानते हैं, कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है। मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। अब आप लोग बाद में पूछना कि यह कब यह रचना लिखी गई होगी, लेकिन तब की गदोरी और अब की गदोरी में कितनी मुलायमियत और कितना खुरदुरापन आया होगा, बावजूद इसके उसका यादों में वैसे ही बने रहना, ये एक कवि के सौंदर्य चित्रण का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण कहा जा सकता है। उन्होंने अपने को कहा भी है कि वे तुलसी के, जायसी के, रसखान के वारिश हैं। कविता में हम कबीर के, ऐलान के वारिश। चंद्रशेखर त्रिपाठी ने इनकी कविताओं में अनेक मुद्दों के साथ पर्यावरण की चिंता की है, और जो लोक मन होता है वह पर्यावरण से बहुत गहरे जुड़ाव रखता है। नदी, नाले, पशु, पक्षी। आज सवेरे में घूम रहा था तो जितने लोग वॉक कर रहे थे सब ने कानों में लीड लगा रखी थी। मैं यही सोच रहा था कि ये जो चिड़िया चहचहा रही है, ये जो पिड़की बोल रही है, ये जो बाकी पक्षी बोल रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, ये लोग कब सुनेंगे? और ये अगर नहीं सुनेंगे तो क्या आगे ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि चिड़िया ऐसे चहचहाती है, ये पक्षी ऐसे बोलता है? और उस पक्षी की आवाज सुनकर ये पता लगा लेना कि वो कौन सा पक्षी है, और एक पक्षी बोल जाए तो घर में मातम पसर जाए वाला जो समय हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, वह
अब आज के हमारे बच्चों के लिए, और मैं बनारस में ये बात कर रहा हूँ, बनारस को मैं आज भी कोई बड़ा, आप बुरा नहीं मानना, मैं बनारस वाले अपने को बहुत ये वो बताते रहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये अभी भी गांव जैसा ही शहर है। लेकिन इस गांव जैसे शहर में, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ तो मुंबई की महानगरीय बोध से बहुत जुड़ा रहा हूँ, तो ये गांव जैसे शहर में अगर इतना ज्यादा हम अपने लोग से, अपने जीवन से इतनी दूरी बरतने लगेंगे और इतने दूर से उसको देखेंगे और सराहेंगे जैसे कोई हमारे जैसा प्रवासी सराहता है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो इस परिसर में भी हमसे छूट रहा है। तो चंद्रशेखर त्रिपाठी ने जिस गजल को उद्धृत किया है कि नदी की बेबसी उसकी दुहाई क्यों नहीं सुनते, नदी गर माँ है तो माँ की रुलाई क्यों नहीं सुनते। बीच की पंक्तियां मैं छोड़ रहा हूं कि नदी की बेबसी उसकी दुहाई क्यों नहीं सुनते, नदी गर माँ है तो माँ की रुलाई क्यों नहीं सुनते, वे दिन नजदीक हैं जब जंग पानी के लिए होगी, लुटेगी पानी पर सारी कमाई क्यों नहीं सुनते। और ये बात अब बहुत दूर नहीं है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि जितना हमने खाने पे खर्च किया लगभग उतना ही पानी की बोतलों में हम खर्च करते हैं, और पता नहीं कितना प्लास्टिक के कण अपने भीतर डाल लेते हैं जो हमारे लिए बड़ी बीमारी का बायस बनता है। इसी तरह से फूल की खुशबू, हवा की ताजगी खतरे में है, लोक गीतों की खनकती रागिनी खतरे में है। ये लोकगीत, ये सब पर्यावरण का ही अंग है। सभ्यता इस दौर की है, निर्वसन होने लगी, आदमियत गुम हुई है, आदमी खतरे में है, पानी पानी को तरसती सोच में डूबी नदी, हो रही हर रोज दूषित, जिंदगी खतरे में है। मैं भी नदियों के बारे में देखता हूँ, हम सब, हमारे यहाँ तो 4-6-10 किलोमीटर पे कोई न कोई नदी, कोई न कोई नाला बहता मिल जाता है, लेकिन अब उसके हालात क्या हो गए हैं। छोटी छोटी नदियां लगभग मर चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। मैं अपने गांव जाते हुए जिस वरुणा नदी को पार करता हूं और जिससे वरुणा और रसी के संगम से ये वाराणसी बना है, उस वरुणा में अब खेती होने लगी है। मैं सई नदी के किनारे का रहने वाला व्यक्ति हूँ। सई जो 12 महीने पानी बहता था अब बिल्कुल सूख चुकी है। तो कहने का आशय यह है कि हमारा कवि, हमारा लेखक, हमारा रचनाकार और हमारा आज का युवा जो पीछे बैठा है, उसको जागने की जरूरत है कि वह इन नदियों का इस तरह जो बुरा हश्र हो रहा है उसको कहीं न कहीं उसे रोके। अगर वो नहीं रोकेगा तो लोग अब करने लगे हैं यूं अंधेरे को नमन, चांदनी सहमी हुई है, रोशनी खतरे में है। रोशनी ही जब खतरे में पड़ गई हो और अंधेरे का नमन होने लगा हो, ऐसे युग में कवि की भूमिका हम सहज ही समझ सकते हैं। इसी तरह ओम प्रकाश मिश्र उद्धृत करते हैं हुकूमत के साथ कलम के रिश्ते को, कि कलम को थपथपाती है हुकूमत, कलम से थरथराती है हुकूमत, कलम की रीढ़ रह जाए न कायम, गले हंसकर लगाती है हुकूमत। तो अगर किसी शायर को, किसी कवि को हुकूमत गले लगा ले तो समझ लीजिए कि रीढ़ का सौदा तय है। और ऐसे में अपनी रीढ़ को बचा लेना यह एक बहुत बड़ी नियामत है, जिनमें बची रह जाए। मेरे मित्र जितेंद्र श्रीवास्तव उनकी रचनाओं पर चर्चा करते हुए उनकी खुददारी की बात करते हैं, जो उन्होंने आज पढ़कर भी सुनाया है कि हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। तो जितेंद्र जी इस पंक्ति पर विशेष तवज्जो देते हैं कि किसी जालिम दरिंदे को मसीहा लिख नहीं सकता, किसी जालिम दरिंदे को मसीहा लिख नहीं सकता, जो अच्छा है नहीं उसको मैं अच्छा लिख नहीं सकता। सिंहासन से निभाना आज तक सीखा नहीं मैंने, वो जैसा चाहते हैं मैं तो वैसा लिख नहीं सकता। यह खुददारी, जो जैसा चाहते हैं वैसा मैं लिख नहीं सकता। आभा गुप्ता ठाकुर आपके विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपने निबंध में गांव और बच्चों को लेकर वशिष्ठ अनूप जी की गजलों की सराहना की है, और मुझे भी बड़ा वो पूरा का पूरा हिस्सा अच्छा लगा। और गांव को लेकर जो हमारी बड़ी रोमानियत रहती है, उससे इतर जो उन्होंने कहा कि पानी में मगर के साथ कैसे रहते हैं पानी में, तो बिल्कुल हम भी जब गांव आते हैं, अभी भी आए ही हैं, तो
तो पता चलता है कि आज इस पटीदार ने ये मुकदमा किया है, उस पटीदार के साथ ये दीवानी हो गई है, और ये सारा मामला चलता ही चला जाता है। तो अब वो कि मेरा गांव छाँव है जैसा मामला अब रहा नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको व्यक्त किया। लेकिन बच्चों को लेके जो बात उन्होंने लिखी है कि लिए मुट्ठी में जब जुगनू चाहता है कोई बच्चा, अजब सी रोशनी दुनिया में भरता है कोई बच्चा। और बहुत बड़ा संदेश है कि किसी दर्पण सा ही व्यवहार करते हैं ये बच्चे भी। ये बच्चे यानी छोटे बच्चों से लेके ये बच्चे भी जो यहाँ विश्वविद्यालय के सभागार में बैठे हुए हैं, ये अपने गुरुजी लोग को ही देख के बनते और बिगड़ते हैं। हम लोग भी अपने गुरुजी लोग को ही देख के बने बिगड़े हैं, और आप लोग भी बनना तो गुरुजी लोगों को देख के, लेकिन गुरुजी लोगों को देख के बिगड़ना नहीं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो बहुत कुछ बिगाड़ने के कारण भी बन जाते हैं। तो किसी दर्पण सा ही व्यवहार करते हैं ये बच्चे भी। अगर हम मुस्कुराते हैं तो ये भी मुस्कुराते हैं। हम जैसा करते हैं वो हमें वैसे ही सीखते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। प्रोफेसर अमरनाथ जी आपके अध्यापक रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, और उन्होंने वशिष्ठ अनूप की वक्त की शिनाख्त करने की क्षमता को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है कि हदों से पार होता जा रहा है, समय खूंखार होता जा रहा है। कविताएं जब भी जिस दौर में लिखी गई हैं कि हदों से पार होता जा रहा है, समय खूंखार होता जा रहा है, समझना उसको मुश्किल है, बड़ा शातिर खिलाड़ी है, वो खंजर बेचने वाला अहिंसा का पुजारी है, दिखाता है ये सपने और आंखें छीन लेता है, हमारा रहनुमा है, यह भी शातिर मदारी है। कहने का आशय ये कि हर दौर में जो ऐसे समाज विरोधी व्यवस्था के पोषक और हम सब की आज़ादी को छीन लेने वाले, हमारे जीवन की सुख, हमारे जीवन की शांति को नष्ट करने वाले जो लोग भी रहे हैं, वो कवि की आंखों से ओझल नहीं हो पाए हैं। हिमांशु सेन ने गजलों में समस्याओं की बड़ी फहरिस्त उन्होंने दी है कि इन समस्याओं पर लिखा है। हिंदी में एक होता है कि वो कवि लेखक क्या जो समस्याओं पर न लिखे, तो वो बराबर हमारे जो समीक्षक हैं वो हर समस्या दिखा दिखा के उस समस्या पे कवि ने क्या लिखा है, लेखक ने क्या लिखा है, कथाकार ने क्या लिखा है, उसको खतिया डालते हैं। एक ऐसी कोशिश भी होती है। तो उन्होंने समस्याओं की जो फहरिस्त दी है उसमें नारी स्त्री की चिंता को लेकर जो शेर उद्धृत किया है, उसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि डरते डरते दिन बीता, फिर सहमी सहमी शाम हुई, एक झोपड़ी की इज्जत कुछ सिक्कों पर नीलाम हुई, दबे पांव से भीतर घुसकर बाज झपट्टा मार गया, एक और चिड़िया की उड़ने की कोशिश नाकाम हुई। कहने का आशय ये कि इस पुस्तक में समस्त समीक्षकों ने अपनी तरह से एक कवि की शिनाख्त करने की कोशिश की है। इनके जो संघर्षशील व्यक्तित्व है वह कविता में, गजलों में दर्शाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि यह पुस्तक वशिष्ठ जी के कवि व्यक्तित्व के अध्ययन में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, और जैसा कि अभी अन्य पुस्तकें भी आनी बाकी हैं, तब जाकर एक मुकम्मल गोष्ठी हम लोग वशिष्ठ जी की रचनाओं पर कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वशिष्ठ जी के बाद के आने वाले साथी यहाँ पर हैं उसमें भी मुझे बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।